शनि की एनर्जी जिसमें ज़्यादा है, आप देखेंगे कि वो डाउन टू अर्थ होते हैं, सबमिसिव होते हैं। और उधर दूसरी तरफ देखें तो सूर्य मंगल की एनर्जी थोड़ी एग्रेसिव होती है। वीनस की एनर्जी आपके फर्स्ट लुक को अच्छा कर देती है, फर्स्ट इंप्रेशन जिसे हम बोलते हैं। और मरकरी की एनर्जी आपकी ओरेटरशिप, आपके बोलने की कला को बहुत अच्छा कर देती है। क्लास में जैसे 40 स्टूडेंट हैं, आप देखते होंगे कई बार सवाल करवाने पे कोई स्टूडेंट सीधा हाथ कराएगा, सर मैं बताऊं। और कुछ ऐसे होते हैं चुपचाप बैठे, कोने में बैठे, और आपको पता है उन्हें समझ में आ गया। जब आप उनसे बोलते हैं तो वो जवाब बिल्कुल सही देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि हमसे पूछिए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर और होलिस्टिक हीलर नितिन कश्यप। इस एपिसोड पे हम लोग बात करेंगे प्लैनेट्स की एनर्जीज हमारे जीवन पे कितना असर डालती है, कैसे नेगेटिव एनर्जीज को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं ताकि वो हमारे फ्यूचर पर कोई भी गलत प्रभाव ना डाले। क्योंकि आज हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें शायद अंदाज़ा नहीं होता। हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, या फिर हमारे करियर में एकदम से रुकावट आ गई है, सक्सेस नहीं पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न्स होते हैं, कई टेक्निक्स पर हम लोग बात करेंगे। और हमारे साथ है नितिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आचल। नितिन, जैसे मैंने शुरुआत में बात किया, प्लैनेट की एनर्जीज पर हम लोग बात करेंगे। बेसिकली पहले मैं जानना चाहूँगी कि प्लैनेट की एनर्जीज हमारी लाइफ में कैसे प्रभाव डालती है। हर एक एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव है, हर प्लैनेट की अपनी एक एनर्जी है। किसी का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है, किसी का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे इसको हम समझ सकते हैं कि इस एनर्जी का ये इम्पैक्ट मेरे पे पड़ रहा है, इस प्लैनेट का नेगेटिव, तो इसको हम लोग कैसे संभाल सकते हैं? देखिए, पहले तो ये कि हाँ, प्लैनेटरी इम्पैक्ट हम पर होता है, प्लैनेट की एनर्जीज़ का। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है छात्रों के द्वारा कि ग्रह इतने कोसों दूर है, इतने माइल्स लाइट ईयर दूर है, उसके बाद उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कैसे आ सकता है। तो उत्तर ये है कि जैसे प्रकाशपुंज सूर्य का प्रभाव हम पृथ्वी पर रहकर महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार बाकी ग्रहों की एनर्जीज़ भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती है। ये एक शोध का भी विषय है कि जब हम डिफरेंट चार्ट देखते हैं और इतने सालों से ज्योतिष चलती आ रही है या ये विधा चलती आ रही है, तो अगर इसमें अगर ये रेलेवेंट नहीं होती या इसका प्रभाव नहीं होता तो इतने टाइम तक ये सस्टेन नहीं कर सकती थी। ये सस्टेन इसीलिए कर रही है क्योंकि इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट हम पर आता है। फिर आपने कहा कि अलग अलग ग्रहों की अलग अलग ऊर्जाएँ होती हैं, कुछ हानिप्रद होती है, कुछ लाभप्रद होती हैं। तो ऐसा है आंचल, देखिए एनर्जीज़ तो सारी अच्छी हैं, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती। अगर प्रभु ने बनाया है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। हमारी शरीर या हमारा जो हम कहें कि मूल स्वभाव, उसके अनुरूप अगर एनर्जी हमें मिल रही है, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, उससे कनेक्टेड एनर्जी मिल रही है, तब तो हमें उसका फ़ायदा होता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरह की जो कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है, मेरा स्वभाव किसी और तरह का है और मेरे आसपास का वातावरण बदल दिया जाए, तो वहाँ पर मुझे बुरा फील होने लग जाता है। तो एक ही ग्रह की एनर्जी एक इंडिविजुअल को बड़ी प्रभावित कर रही होती है इन पॉजिटिव वे, और दूसरे को वो वही एनर्जी नकारात्मक प्रभाव दे रही होती है। तो प्लैनेटरी पोजीशन जो भी आपने कही, सारे ग्रहों की एनर्जीज अच्छी है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि वो हमारे ऊपर किस प्रकार प्रभाव डालेंगे। देखिए, हमारा जब जन्म होता है, जन्म का हर एक का अलग अलग समय रहता है, टाइम रहता है, अपना प्लेस रहता है। उसके आधार पर जो हम जन्म कुंडली बनाते हैं, उससे हमें ये पता लगता है इस जातक का मूल स्वभाव क्या है। मूल स्वभाव कहने का अर्थ है एग्रेसिव है, डिप्लोमेटिक है, डिसीटफुल है, धोखेबाज है, किस तरह का उसका व्यवहार रहने वाला है। जब हम उसके कैरेक्टर की मैपिंग कर लेते हैं कि इस तरह का व्यक्ति रहेगा, उसके आधार पर हमें पता लग जाता है कि अब इसके लिए ये प्लैनेट एक्स जो है, ये इसके लिए कोई ख़ास फ़ायदेमंद नहीं होगा। ठीक है। और या प्लैनेट वाई जो है वो इसके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि इसका जो स्वभाव है उसके साथ वो एनर्जी मैच कर रही है। तो बहुत ज़रूरी होता है ये देखना कि व्यक्ति के जन्म कुंडली के आधार पर उसे किस एनर्जी के साथ अलाइन होने में आसानी। एक बात और इसके साथ में जोड़कर बताना चाहूँगा, लोग बोलते हैं अरे शनि बड़ा ख़राब ग्रह है, शनि बड़ा नेगेटिव है,
क्यों कह देते हैं? क्योंकि उसके जो उसकी एनर्जी है सबके साथ अलाइन होने में दिक्कत आती है। कुछ इंडिविजुअल के लिए बहुत फेवरेबल रहती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए या अधिकतर लोगों के लिए वो एनर्जी थोड़ी एजी होती है, या यूँ कहें कि उसके साथ रिलेशन बैठाने में दिक्कत आती है। तो लोगों ने उसको नकार दिया कि नहीं, ये ग्रह तो बड़ा ख़राब है, इसकी तो 7.5 बड़ी ख़राब करेगी, इसकी ढैया बहुत ख़राब करेगी। तो ये जो एनर्जीज़ की बात आपने कही, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, उसकी कुंडली देखकर पता लगता है इसके लिए क्या फ़ायदेमंद है। ओके, जैसे किसी इंसान की पर्सनालिटी को देखकर ये समझा जा सकता है कि इस इंसान का ये प्लैनेट बहुत अच्छा है और ये प्लैनेट बहुत बुरा है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत आसानी से। कैसे? बल्कि मैं आपको बताता हूँ, जैसा अभी आपने कहा, जो छात्र होते हैं उन्हें बड़ा मज़ा आता है। कोई इंडिविजुअल क्लास में एंटर हुआ, आपसे बात कर रहा है, आपको पता लगा कि इसकी जो बातों की जो गहराई है बहुत ज़्यादा है। तो आपस में बात कर रहे हो, सर इसका बुध अच्छा होगा ना, क्योंकि देखो ये ऐसे बात कर रहा है। या कोई बहुत एग्रेसिव है, आते ही अरे ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए, जैसा मैं सोच रहा हूँ सारी चीज़ें उसी के अलाइन होनी चाहिए। जब ये सोच आती है तो पता लगता है इसका मंगल बली होगा। आप देखिए, एक थिएटर में बैठकर बहुत सारे लोग मूवी देख रहे होते हैं, सेम सीन चल रहा है, एक व्यक्ति उसको देखकर इमोशनल होकर आंसू बहा रहा है बार बार कि क्या सीन चल रहा है, कितनी बढ़िया एक्टिंग की है। दूसरा व्यक्ति उसको देख रहा है कि वो रैशनल है थोड़ा थिंकिंग में कि अरे मूवी तो है, तो अगर मूवी ही है तो इतना क्यों प्रभावित हो रहे हो। अब यहाँ से पता लगता है इस व्यक्ति का चंद्र बहुत बली होगा। जिसका चंद्र बली होता है वो भावुक होता है, इमोशनल होता है और इम्प्रेशनेबल होता है। आसपास की सराउंडिंग का बड़ा ध्यान रखता है कि इसको बुरा ना लग जाए, मेरी वजह से इसको परेशानी ना हो जाए, तो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो चंद्रमा की एनर्जी वाला व्यक्ति हमें पता है कि जल्दी रो पड़ेगा, जल्दी भावनाओं में बह जाएगा। वहीं मंगल वाला दिखता है, स्पोर्ट्स पर्सन अच्छे होते हैं, एनर्जी लेवल बॉडी में अच्छा दिख रहा होता है, चेहरे पर तेज होता है, क्योंकि एनर्जी लेवल अगर ज़्यादा अच्छा होगा तो चेहरे पर तेज आएगा। प्लस इन लोगों की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, या यूँ कहें कि जो इनका एक तरह से कहो कि शरीर की जो संरचना है उसमें ये थोड़े ज़्यादा हेल्दी होते हैं कंपेयर टू अदर। आपने देखा होगा कुछ लोगों को भूख जल्दी लगती है, ज़्यादा लगती है, तो जिनका मंगल बली हो या सूर्य बली हो उनके केस में देखने में आता है कि उन्हें भूखा नहीं रहा जाता और जो भी खाते पच जाता है। वहीं तो शरीर की मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि शरीर की संरचना के आधार पर भी, उसके व्यवहार के आधार पर भी, उसके बालों के आधार पर भी। मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि शास्त्रों में बताया गया है सूर्य जिसका बली होता है उसके बाल उड़ने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा। उस केस में क्या होता है, आपने देखा होगा, गंजेपन भी कई तरह के होते हैं, वैसे ये अलग विषय हो जाएगा, लेकिन फिर भी कई लोगों के यहाँ से बाल जाते हैं, कईयों के यहाँ से जाते हैं, राइट। तो ये बताया गया कि जिनका सूर्य बली होगा उनके कंधे ब्रॉड होंगे, थोड़ा चौड़े होंगे। जैसे वो कौन सी मूवी थी, अग्निपथ में अमिताभ बच्चन बैठा करते थे ना, हाथ ऐसे करके, वो अगर गाड़ी में भी बैठेंगे तो उनका एक हाथ ऊपर जाएगा, वो ऐसे नहीं बैठ सकते। ओके। ठीक है। बातचीत करेंगे तो आपको फील होगा कि इसकी पर्सनैलिटी औरों पर भारी पड़ रही है। भारी पड़ने का मतलब है वो वज़नदार होते हैं बातों में, बिहेवियर में। ये सूर्य के ट्रेट हैं कि सूर्य इस व्यक्ति का बली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, दे आर वेरी पॉजेसिव कि ये मेरी संतान है तो इसका मैं करूं, ये मेरे लाइफ पार्टनर है तो इसका मैं करूं। तो दे आर गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने माता पिता की, उन सब की, लेकिन बदले में सम्मान के भूखे होते हैं कि भाई मैंने किया है तो आपको बताना तो चाहिए कि अरे उसकी वजह से हुआ। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि एक कुछ लोगों को होता है कि सम्मान अगर थोड़ा कम हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति क्लासरूम में आ रहा है और आप उसे इग्नोर कर दें, क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं, 2 छात्र आते हैं, एक छात्र आया और आपने देखा आ भी गया, उसके बाद भी अपने काम में लगे रहे। उसको फील हुआ कि मैं आया, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने देखा नहीं, हाय हेलो नहीं करी। एक छात्र और आता है, वो देखता है उसको, उसके एंटर करते ही लोग उसे देखने लग जाते हैं कि ये आ गया। वो उसमें झेप रहा होता है कि क्यों देख रहे हैं, मैं आराम से आगे सीट पर बैठ जाता है, मुझे क्यों तंग कर रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। पर्सनालिटीज एकदम अलग। राइट। तो एक सूर्य बली है जिसको चाहिए कि मैं आऊं तो प्रभाव पड़े, लगे कि मैं आया हूं, और एक शनि बली है जो चाहता है कि नज़र में ना ही आऊं तो अच्छा है। जो सैटर्न स्ट्रांग होता है जिन लोगों का, और जब वो आप पढ़ रहे होते हैं एजुकेशन अटेन करने के टाइम, अगर अध्यापक उनसे प्रश्न पूछे तो वो उत्तर सटीक देंगे, लेकिन वो बार बार रेज हैंड करके खुद नहीं बोलेंगे कि मैं बताता हूँ।
क्लास में जैसे 40 स्टूडेंट हैं, आप देखते होंगे कई बार सवाल करवाने पे कोई स्टूडेंट सीधा हाथ खड़ा कर, सर मैं बताऊं, और कुछ ऐसे होते हैं चुपचाप बैठे कोने में बैठे और आपको पता है उन्हें समझ में आ गया है। जब आप उनसे बोलते हैं तो वो जवाब बिल्कुल सही देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि हमसे पूछिए। तो ये जो हमारे मूल स्वभाव का अंतर है, इसको गीता में भी कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए। नॉर्मली कि जो शनि बली है, जिसका शनि, आपने जो कहा शनि की एनर्जी जिसमें ज़्यादा है, आप देखेंगे कि वो डाउन टू अर्थ होते हैं, सबमिसिव होते हैं। और उधर दूसरी तरफ देखें तो सूर्य मंगल की एनर्जी थोड़ी एग्रेसिव होती है, वो अपनी प्रेजेंस को मनवा के मानते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ग्रहों का अलग अलग है। बृहस्पति पर भी बात करते हैं, बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। बृहस्पति ज्ञान देने में रुचि रखता है। आप उनसे बात कर रहे हैं तो हर थोड़ी देर में आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको निर्देश, आदेश या सलाह देते रहेंगे। तभी शायद, और जब नॉर्मली हम किसी को सलाह या आदेश दे रहे होते हैं तो हमारी ये उंगली चलती है, तो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो इसीलिए शायद कीरो ने इस उंगली को गुरु की उंगली कहा कि बृहस्पति का जो नख पहनना चाहिए वो इसमें पहनना चाहिए, क्योंकि ये उंगली का आप मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल तभी करते हैं जब सामने वाले को आदेश निर्देश कुछ ऐसे दे रहे हैं। तो बृहस्पति वाला ना चाहते हुए भी, अगर उसकी जुपिटर की एनर्जी उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दिख रही है, तो यू विल सी कि वो बिना मांगे सलाह दे रहे होते हैं। उन्हें लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, आप ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए। तो ये उस तरह के ट्रेट को इंडिकेट करता है। वीनस की एनर्जी के बारे में बात करें, कैसे पता लगता है? जो थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो लेकिन टीम लीड नहीं करना चाहता, कि मैं इंडिविजुअली अच्छा परफॉर्म करूंगा, मैं अच्छा बैठूंगा, मैं अच्छा काम करके दूंगा, लेकिन आप मुझसे ये मत कहिए कि मिस्टर एक्स को भी करवाओ, वाई को भी करवाओ, वो अपना अपना करेंगे, मैं अपना देख लूँगा। इनकी भी प्रेजेंस बड़ी अच्छी होती है। और इनको आप एक इस तरह से समझिए जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर रहे। सचिन तेंदुलकर अच्छे कप्तान कभी नहीं बन पाए, लेकिन बैट्समैन, राइट, इंडिविजुअली उनसे बेहतर प्लेयर शायद दुनिया में कोई ना हो, जैसे अभी बात भी होती है। तो यहाँ पर वो जो कलेक्टिव एफर्ट को छोड़कर मैं अपने ऊपर काम करके अपनी परफॉर्मेंस सुधारूंगा, ये वीनस का ट्रेट है। वीनस गुड लुकिंग भी बनाता है अगर बली हो। वीनस के साथ साथ आप इसमें एक एनर्जी और मैं आपको बताता हूँ। इस पर मैंने एक सर्वे किया था। हमने क्या किया, एक ऑफिस में 80 लोगों का ऑफिस था और मैंने सबके हाथ में एक प्लेन पेपर दिया कि सारे एम्प्लॉयज़ का, आप अगर ये बस स्टैंड पर आपको मिले या कहीं ऑन रोड मिले तो आप इनके लुक्स के बेसिस पर इनको आउट ऑफ 10 कितना स्कोर देंगे। ओके, ठीक है, वो किया गया। और ये भी कह दिया गया कि जो कंपनी के बॉस हैं उनको भी नहीं पता लगेगा आपने किसको वोट किया है, तो आप अपने हिसाब से करिए। उन्होंने स्कोर देना चालू किया। एक स्कोर आ गया जो मेरे डाटा को, जो मुझे चाहिए था, उसके साथ मैच भी हो रहा था कि हाँ ये रिजल्ट दे रहा है। अभी बताऊंगा उसका रिजल्ट क्या था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा अब आपने उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी है। अब ये दूसरा केस है, गुड लुकिंग है या मतलब आप देखकर प्रभावित हुए, एक बात, लेकिन अब आप उनसे आधे घंटे बात कर चुके हैं। अब मुझे बताइए कि अब आप उसको एज एन इंडिविजुअल कितना स्कोर देंगे। और मुझे नहीं लगता इसमें कोई चौंकने की बात है, वो स्कोर बहुत वेरी हुआ कि लुक से तो हमें लग रहा था ये बहुत अच्छा है, लेकिन जब थोड़ी देर बात की तो पता लगा नो ये वो हमारी पसंद वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। तो यहाँ पर ये जो अंतर आया, ये क्यों आया? वीनस की एनर्जी आपके फर्स्ट लुक को अच्छा कर देती है, फर्स्ट इंप्रेशन जिसे हम बोलते हैं। और मरकरी की एनर्जी आपकी ओरेटरशिप, आपके बोलने की कला को बहुत अच्छा कर देती है। बुध जो ग्रह है उसकी एनर्जी आप में अगर बलवान हुई तो आप अपनी बातों को इतने अच्छे ढंग से रख पाते हैं, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, आपके बात करते समय चेहरे पर एक्सप्रेशन आते हैं, तो आपकी सुंदरता जो स्थिर सुंदरता थी उसमें चार चांद लगा देता है अगर मरकरी भी बली हो। क्योंकि केवल सुंदरता से काम नहीं चलता, आपको वो एक्सप्रेशन भी चाहिए, आपको बात करने का लहजा भी आना चाहिए। तो मरकरी जो है वो मरकरी को हम बहुत अच्छा ओरेटर मानते हैं, वक्ता मानते हैं। और जब वो किसी को बात करे और कन्विंस ना कर पाए, ये बड़ा मुश्किल है, वो कर लेगा। इसी वजह से इसको हम थोड़ा और आगे अगर बढ़ाएं तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आपका बुध बली है तो आप व्यापार कर सकते हैं। शास्त्रों में लाइन लिखी है कि अगर आप अच्छा व्यापारी बनना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग मरकरी। अब
सवाल उठता है, छात्र पूछते हैं कि सर व्यापार बुद्ध क्यों कहा गया होगा, कोई तो लॉजिकल रीज़न होना चाहिए। तो इसका लॉजिकल रीज़न ये है कि जो अपनी बात सामने वाले को ढंग से समझा सके, उसको कन्विंस कर सके, गंजे को कंगी बेच सके, इतनी काबिलियत अगर किसी में है तो उसे बिज़नेस में होना चाहिए, ना कि उसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसा है वैसा ही है, लेना है लो, नहीं लेना मत लो, तो उसकी दुकान चलने की संभावना कम होती है। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। 2 केमिस्ट की शॉप थी। हम बचपन में काफ़ी छोटे होते थे तो मम्मा बोलती कि जाके ना मेडिसिन वहाँ से ले आओ। तो वहाँ एक अंकल हुआ करते थे जिनके पास हम जाएं, वो मुझे जानते नहीं थे, ये मुझे पता था, लेकिन मेरे जाने पे बोलते बेटा राजे कैसा है, मम्मा ठीक है, पापा ठीक है, मैंने हाँ अंकल ठीक है, वो दिया। उसके बाद वो मेडिसिन देते, उसके साथ मुझे उस समय 50 पैसे की एक टॉफ़ी आया करते थे एक्लेयर की, वो एक्लेयर टॉफ़ी देते कि खा ले। बड़ी खुशी खुशी हम जाते कि यार अंकल के पास गए, अंकल ने वो किया। एक और शॉप उनके बाजू में थी, वो भी वही मेडिसिन देते थे, लेकिन आपने प्रिस्क्रिप्शन दिया, उन्होंने मेडिसिन दी, ट्रांजैक्शन की और दवाई दे दी। और सस्ती दवाइयाँ उनके पास मिलती थी जो प्यार से बात नहीं करते थे। लेकिन अगर हमें भेजा जाता था तो हम पहले उस शॉप पर जाते थे क्योंकि हमें पता है कुछ मिलेगा भी, और इतने अच्छे पोलाइटली अंकल बोलते हैं, हम उससे सभी से, सिर्फ मुझसे नहीं। ये है मरकरी का फ़र्क कि वो व्यापारी अच्छा इसलिए बन सकता है क्योंकि वो ओरेटर अच्छा है, वो कन्विंस कर सकता है, वो रिलेशन बना सकता है। तो मरकरी की एनर्जी इस तरह से काम करती है। ओके, तो ये आपने सारी प्लैनेट्स की जो एनर्जीज की, ये हर प्लैनेट की आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी कि एक पर्सनालिटी में क्या क्या दिखता है। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो 80% काम करती है, जितना मैं जानती हूँ। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, वो तो आप मुझे बताएंगे। तो अब जैसे ठीक है, इसका ये प्लैनेट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी है तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देती है। करेक्ट। कुछ इसमें हमारा कर्मा का भी इन्वॉल्वमेंट होता है कि आपका जब जन्म हुआ, आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको ऐसा मिला जिसमें आप थोड़ी अलग पर्सनालिटी बन गए। ठीक है, एक इम्पैक्ट उसका भी है, प्लैनेट का भी है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे एनवायरनमेंट का भी होता है। फिर धीरे धीरे हमारे पास्ट कर्मा का भी इम्पैक्ट हम पर पड़ता है। तो कर्मा इसमें कितना काम करता है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो चालू करते हैं कि बर्थ चार्ट जो आपने कहा 80% काम करता है। मुझे ऐसा फील होता है कि शायद हमें पढ़ना 80% आता है, काम तो वो 100% ही करता है। ओके। आपने कहा कर्म फिर कि क्या महत्ता खत्म हो जाती है। देखिए, ज्योतिष तो है ही कर्म प्रधान। कैसे? शास्त्र ये कहता है कि आपने जब अपना जीवन छोड़ा, पिछली लाइफ छोड़ी, तो जो आपका कर्मों का खाता था उसके आधार पर आपको इस बार का बर्थ चार्ट दे दिया गया। ये आपकी बैलेंस शीट है जो पिछली बार आप करके आए हो। ओके। और इसके बेसिस पर इस बार आपको लाइफ में ये सेक्टर इतने डिस्टर्ब या इतने अच्छे मिलेंगे। मतलब एक प्रेडिक्शन कर दी कि ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, पास्ट लाइफ में आपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ चीटिंग की या आपने लाइफ पार्टनर को उस तरह से नहीं रखा जिस तरह से रखना चाहिए था आइडियली, और वो गिल्ट आप लेकर मर गए। क्योंकि व्यक्ति को पता होता है कि मैंने कहाँ गलत किया है, कहाँ सही किया है। वो गिल्ट के साथ आप मर गए। वो गिल्ट, शरीर तो आपका छूट गया, लेकिन वो आत्मा वो गिल्ट अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करती है अगली लाइफ तक भी। और वो गिल्ट हमें चार्ट में शुक्र जो पत्नी का कारक है उसके पीड़ित होने की वजह से दिखती है कि इसने गलत काम किया है। अब ये गिल्ट के साथ आगे बढ़ेगा और इस वजह से इस लाइफ में सर्कमस्टांसेस इसको ऐसे मिलेंगे कि ये पर्सनल लाइफ में अब इसकी वाइफ, वो जो कहते हैं कर्मों का हिसाब किताब, तो अब कोई भी व्यक्ति जो उस रोल में फिट हो सकता है वो उसके जीवन में आएगा और उसको उस लाइफ का गिल्ट उतरवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये जो हम कहते हैं मोक्ष मिल गया व्यक्ति को। मुझे जितनी समझ है मेरी अल्पमति के अनुसार, मोक्ष का मतलब ये आप गिल्ट फ्री हो गए। आपको ना तो अच्छे कर्मों का आपको लगता है कि इसका मुझे फायदा होना चाहिए था, ना आपको लगता है बुरे कर्मों का जो था मैं निपटा चुका हूं। मतलब सारा कर्मों का बैलेंस शीट क्लियर कर लिया। तो फिर अब हम वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि अब आप सोचते हैं अब ना किसी का लेना है ना किसी का देना है, मुक्त हूं मैं। वो मुक्ति का भाव ही मोक्ष दिलवा सकता है। अगर आप कुछ अपने साथ लेके जा रहे हैं कि मैंने मकान बनाया लेकिन इसको भोग नहीं पाया, पूरी ज़िंदगी मैंने मकान बनाया और जब भोगने की आयु आई तो मेरी आयु ख़त्म हो गई, तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट लाइफ में उस भोग को भी आप लेके जाते हैं। तभी हम जब पैदा होते हैं, हर एक इंडिविजुअल के साथ बराबर रिसोर्सेज नहीं होते।
बल्कि एक इस पर मैंने बड़ा अच्छा पॉडकास्ट सुना था, अभी मैं उस स्पीकर का नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने कहा आपके एरिया का पिन कोड भी आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं बर्थ के टाइम। जैसे एक एग्जांपल के लिए, आज अगर कोई फ़िलिस्तीन में बच्चा पैदा होता है या आज कोई न्यूयॉर्क में बच्चा पैदा होता है, तो दोनों के भाग्य कुंडली अगर सेम हो, मिल भी जाए, तो जो शुरुआत में जो रेस का जो हिस्सा है वो ऑब्वियसली न्यूयॉर्क वाले को बहुत एडवांटेज रहेगी कंपेयर टू फिलिस्तीन। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रिसोर्सेज, वो संसाधन, वो आसपास का एनवायरनमेंट आपको टोटली डिफरेंट मिला। तो आपने जो कर्मों की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी पत्रिका में लिखा है, आपको पता लग गया, आपको आइडिया हो गया, ये ब्लूप्रिंट है एक तरह का कि इस तरह की मेरी लाइफ रह सकती है, आचार्य जी ने ये बता दिया। उसको एक्सेप्ट करके उसको जितना बेहतर आप करने का प्रयास कर सकते हो कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। अब जो है वो है, अब लिख दिया। अब एक एग्जांपल लाइफ पार्टनर का ही लीजिए कि अगर लाइफ पार्टनर भगवान ना करे आपकी किस्मत ख़राब है, आपने पिछले जन्म में कुछ किया था, आपको पता है कि यार ये इनके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कहा मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा कि मैं इसको कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये कर्म हमारे हाथ में है। मैं एक और एग्जाम्पल से आपको बताऊं, लोग आके पूछते सर क्या मेरी कुंडली में डाइवोर्स का योग है? ये आता है कई बार कि सर क्या दिख रहा है मेरा तलाक हो जाएगा। तो मैं उनको यही समझाता हूँ, पहले तो तलाक शब्द शास्त्रीय ग्रंथों में नहीं इस्तेमाल हुआ, संबंध विच्छेद का भी नहीं हुआ, लेकिन गुड क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ, बैड क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो थ्रू चार्ट। नाउ इफ़ यू वांट टू टेक डाइवोर्स कि आप मैं उसके साथ नहीं कंटिन्यू करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ और मैं कुछ और सोच रही हूँ, तो आप अलग हो जाइए, वो आपका डिसीजन है। शास्त्र उसको नहीं कहता कि तुम तलाक लेकर अलग हो जाओ, वो कहता है आपकी मैरिड लाइफ मुझे आपके फर्स्ट पार्टनर के साथ ऐसी दिखती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फर्स्ट पार्टनर के साथ ऐसा दिखता है। आप ये सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं कि सर अगर फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड पार्टनर के साथ क्या दिखता है, तो हम वो बता सकते हैं कि अगर आप सपोज अगर आप सेकेंड पार्टनर के लिए जाते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन तलाक हो जाएगा या होगा ही, ये आपके कर्म है। जो अभी आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये बताया जा सकता है कि आपकी क्वालिटी क्या है। आपको अगर उसके साथ उसको एडमिट करके, एक्सेप्ट करके अगर आप अपने कर्म करते हैं, वो आपके हाथ में।